अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन हमारा सब्जेक्ट है और माय नेम इज़ मारिया नज़ीर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर ऑफ ब्लाइंड। हम थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट भी किया था। बेसिकली इंट्रोडक्शन था इंटरनेशनल रिलेशन का। हमने कहा जो आपके ताल्लुकात होते हैं अपने हमसाया ममालिक के साथ, वो आपके कहलाते हैं एक्सटर्नल रिलेशनशिप, यानी आपका इंटरनेशनल रिलेशन। उसके अंदर आप एक दूसरे से ताल्लुक़ बनाते हैं ताकि मुश्किल वक्त में या वैसे भी जो आपकी ट्रेड होती है एक दूसरों के साथ वो होती रहे और आपके एक दूसरे ममालिक आपकी हेल्प करें। जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि हमारा चाइना दोस्त है, तो चाइना जो उनसे है वो हमारी हर हालात में मदद करता रहता है। तो ये बेसिकली आपका इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी अपने घर की और अपने हमसायों की, इस सब्जेक्ट को समझाने के लिए, आपको शायद याद होगा। और इसके अलावा हमने कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स देखे थे कि आपकी इकोनॉमिक कैसी है, आपका सोशल कल्चर कैसा है, आपका साइकोलॉजिकल कल्चर कैसा है। ये सब चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं आपके इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर। दूसरा, आप किस जगह रह रहे हो, आपका बॉर्डर कैसा है, ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं कि आपने अपनी मिलिट्री कैसे डिफाइन करनी है, अपना डिफेंस कैसे रखना है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि हम लोग शुरू जब पाकिस्तान बना है तो हमारा एक दुश्मन मौजूद है और हमने उससे निपटने के लिए अपनी डिफेंसिव पॉलिसी यानी अपनी मिलिट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। फिर कुछ मैंने आपको कहा था इसके इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आपका यूनाइटेड नेशन है, आपका यूनिसेफ, सार्क, ये सब आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके इंटरनेशनल रिलेशन है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर का रिकैप है। आज अब हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये टॉपिक नंबर 2 है और हमारा लेक्चर नंबर 2 बनेगा। आज का जी बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है जी द नेशन स्टेट सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम सबसे पहले ये समझें कि स्टेट क्या चीज़ है। स्टेट की जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है जी अ परमानेंट पॉपुलेशन living in a defined territory having a sovereign body to run the affairs। यानी एक ऐसी पॉपुलेशन जो एक आपकी, जिस तरह हम कहते हैं ना कि सरहदें बनी हुई हैं, तो पाकिस्तान की एक सरहद डिफाइन होगी जब तकसीम हुई कि इतना पंजाब जो है वो पाकिस्तान में आएगा और इस एरिया से लेके इस एरिया तक इंडिया के अंदर आएगा। तो हमारी एक टेरिटरी, एक सरहद जो सी है वो बना दी गई। हम अपनी इन सरहदों की हिफाजत भी करते हैं। उन सरहद के अंदर अंदर जो हमारी पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है, और हमारी इस टेरिटरी को रन करने के लिए एक गवर्नमेंट बनी हुई है। ठीक है, ये मॉन्टेग्यू ने 1933 में डेफिनेशन दी थी कि स्टेट क्या चीज़ है आपकी, बेसिकली इसकी टेरिटरी होना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी एक स्टेट है, अगर जी पाकिस्तान है तो इसकी कोई टेरिटरी नहीं है। सरहदों का कॉन्सेप्ट है, टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है, तो स्टेट के साथ आपकी टेरिटरी मस्ट है। अच्छा, और इसकी कोई ना कोई गवर्नमेंट होती है जिसको लोग इलेक्ट करते हैं, या जो भी आपका सिस्टम चल रहा होता है, आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है या आपकी बादशाहत का सिस्टम है, वो उसको रन कर रहा होता है। क्योंकि उसके बड़े बड़े डिसीजन आपकी, मैंने आपको कहा था सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी इंटरनल पॉलिसी, सारे रिलेशंस आपकी कोई ना कोई एक गवर्नमेंट वो इलेक्टेड भी हो सकती है और वो बादशाहत के तौर पे भी आ सकती है, जो भी किसी भी स्टेट की पॉलिसी होगी। स्टेट का एक कॉन्सेप्ट और स्टेट का एक काम होता है। हम अक्सर कहते हैं स्टेट ने हमें सेहत की सहूलियात प्रोवाइड करनी होती है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, हमें तालीम की सहूलत प्रोवाइड करनी है, हमें बेसिक नीड्स प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, इसके लिए हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। ये जो टैक्सेस के माध्यम है ना, जो चीज़ें हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं और हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट को हम टैक्स दे रहे हैं और गवर्नमेंट उसके बेट में स्टेट उसकी अगेंस्ट में ये शो कर रही है कि वो हमें सहूलियात प्रोवाइड करेगी, बेसिक नीड्स, जिस तरह खाने पीने की ज़रूरियात है, आपकी सिक्योरिटी है,
ہم اپنا بجٹ دیکھیں، بجٹ کس طرح سے بنتا ہے، ہم لوگ ہی ٹیکس دیتے ہیں اور اسی سے آپ کے بجٹ بنتے ہیں. اس بجٹ میں ہم اپنے بجٹ کا اتنا زیادہ پرسنٹ جو ہے وہ اپنی ڈیفینس کو دے دیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے. ہم جب سوئیں تو ہم بے خوف و خطر سوئیں. ہم نے ان کو پے کیا ہے اور وہ گورنمنٹ اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہمیں سیکیورٹی دے، وہ ہمیں بیسک ہیلتھ دے. یعنی جو آپ کی صحت کی ضروریات ہوتی ہیں یہ بھی پوری کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ اور بات ہے کہ ہمارے ملک میں پرائیویٹ گورنمنٹ سارے کلچر چل رہے ہیں. یہ ہر ملکوں میں شاید ہوتا ہے لیکن یہاں پہ شاید کچھ زیادہ ہی ہے. ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں اس طرح کی چیزیں زیادہ ہیں. جو ڈیولپ کنٹری ہیں وہ تو آپ کی پوری ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے اور آپ کی ساری ہیلتھ کی رسپانسبلٹی ان کے اوپر ہوتی ہے. تو اسٹیٹ کا کانسیپٹ پاس کیا آ گیا، ایک اس کی ٹیریٹری ہوگی اور اس کے اندر رہنے والوں کی ایک خود مختاری ہوگی اور ان کے افیئر جو ہیں وہ ایک گورنمنٹ چلا رہی ہے. اس کے بعد آتا ہے نیشن. نیشن کیا چیز ہے؟ A culturally defined group of people with a shared past and a common future. ٹھیک ہے، ایک ڈیفائنڈ گروپ آف پیپل ہیں کلچری، جن کا کامن فیوچر ہو سکتا ہے، ان کے انٹرسٹ، ان کے ہیبٹس، ویز آف تھنکنگ اینڈ لینگویجز ایٹسٹرا، who relate to a territory and have political goals. جو ایک اس ٹیریٹری کے اندر کلچرلی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں، ان کی انٹرسٹ بھی موسٹلی کامن ہوتے ہیں، ہیبٹس بھی زیادہ تر. ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں جی یہ اس علاقے کا لگتا ہے کیونکہ ان کی آپ کی جو لینگویج ہے، جو ہیبٹس ہیں، وہ بڑی چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک آپ کی نیشن کہلائے گی، قوم کہلائے گی. ٹھیک ہے، پیپل کنسٹرکٹ نیشنز ٹو میک سینس آف دیم سیلوز. اپنی سینس بنانے کے لیے، اپنی پہچان بنانے کے لیے لوگ نیشنز بناتے ہیں. نیشن کا یاد رکھیں، یہ بینیڈکٹ اینڈرسن نے بھی کہا تھا، نیشن جو ہے ایک امیجنڈ کمیونٹی ہے. یعنی کہ آپ کبھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اندرون سندھ کے اندر رہنے والے یا اندرون پنجاب کے رہنے والے لوگ جو ان سے وہ سارے جو ان سے ہیں وہ سندھ کے لوگوں سے ملے ہوئے ہوں گے. لیکن جب ہم ان کی نیشن کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے جی ہاں وہ پاکستانی ہیں. میں بھی علاقائی کی بات نہیں کر رہی. پاکستان کے سارے ایک ملک میں رہنے والے لوگ ضروری نہیں ہے کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے، اور آپس میں آپ نے بات کی ہوئی ہو یا ملے ہوئے ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ امیجنڈ کمیونٹی ہے. کمیونٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، جس طرح اگر ہم کہتے ہیں آپ کی ایک گلی ہے تو گلی میں جتنے رہنے والے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جانتے ہیں، تو ہمیں کہتے ہیں یہ فلاں سوسائٹی کے لوگ. تو جو نیشن ہے وہ کلچرلی تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ امیجن کمیونٹی ہے. ضروری نہیں ہے وہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پرسنلی بھی ملیں گے. امیجن کا مطلب ہے یو ول نیور میٹ آل دا پیپل ان یور نیشن. امریکہ میں رہنے والے سارے لوگ ایک دوسرے سے نہیں ملے ہوئے. ہم کلچرلی ڈیفائنڈ گروپ آف پیپل وتھ شیئرڈ پاسٹ اینڈ کامن فیوچر کی بات کر رہے ہیں. ان کا پاسٹ اور فیوچر سیم ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں. ٹھیک ہے، اور کمیونٹی آپ جس جگہ رہتے ہیں آپ مل کے کمیونٹی بناتے ہیں. آپ لوگ اپنی سوسائٹیز میں رہتے ہیں، اپنے علاقوں میں رہتے ہیں. تو نیشن ہم نے کیا کہہ دیا، کلچرلی جو لوگ ہیں جن کا ایک شیئرڈ پاسٹ ہے اور کامن فیوچر ہے، ان کے انٹرسٹ سیم ہے، ان کی ہیبٹ سیم ہے، ان کی وے آف تھنکنگ، لینگویج، اور وہ اس ایک ٹیریٹری کے اندر رہ رہے ہیں، تو وہ آپ کی نیشن کہلائے گی. ٹھیک ہے، اور یہ ایک امیجنڈ کانسیپٹ ہے، امیجنڈ کمیونٹیز ہے، جس طرح سے بینیڈکٹ اینڈرسن نے کہا تھا. تو ہم ابھی تک ہم نے دیکھا اسٹیٹ کیا ہے، ایک ٹیریٹری ہے، اس کی ایک گورنمنٹ ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی، اس کا مطلب ہے وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. تو گورنمنٹ کی ہمیں بیسک نیڈ دینا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہوگی. نیشن کیا ہوگا، کلچرلی ڈیفائنڈ گروپ آف پیپل ہے جو اپنی رہ رہے ہیں. اب ہمارا بیسکلی دا نیشن اسٹیٹ سسٹم ہے. یہ نیشن اسٹیٹ سسٹم جس کو قومیت بھی کہتے ہیں، ہم کسی بھی جگہ جاتے ہیں ہماری ایک پہچان ہوتی ہے
हमारा एक इंट्रोडक्शन होता है। जब आप किसी भी पूरी दुनिया में ट्रैवल करें तो आप अपना नाम नहीं बताते। जी मैं ये नहीं कहूँगी माय नेम इज़ मालिका नज़ीर। हम लोग क्या कहते हैं आई एम पाकिस्तानी, कोई ब्रिटिश, कोई अमेरिकन। ये आपकी पहचान शनाख्त बन जाती है, ये आपकी नेशन स्टेट कहलाती है। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था और ये चीज़ क्या है, अब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अ नेशन डिनोट्स अ कॉमन एथनिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है, shared by a single people, while a state is a political unit with governance system controlling a territory and in its inhabitants. inhabitants का मतलब होता है जो उसके अंदर बाशिंदे रह रहे होते हैं। एथनिक का मतलब होता है आपकी नस्ल जो सी है, एक कॉमन नस्ल। हम कहते हैं जी ये रेड इंडियन है, ये हैं, ये आपकी एक नस्ल चल रही होती है। तो बेसिकली आपकी एक कॉमन नस्ल होती है, आपकी एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है। आप एक स्टेट के अंदर रहते हैं, वो कोई गवर्नेंस चला रही है या कोई भी उसका सिस्टम है, उसके अंदर रहने वाले जो बाशिंदे हैं ये आपकी एक नेशन स्टेट बनते हैं। द नेशन प्रमोट्स इमोशनल रिलेशनशिप अमंग्स इट्स मेंबर्स while state provide political and legal foundation for the identity of its citizen. नेशन ने आपको एक इमोशनल रिलेशनशिप बना। देखिए हम पाकिस्तानी हैं, हम मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, लेकिन हम इमोशनली एक दूसरे से अटैच होते हैं। खुदा न खास्ता कोई भी मसला हमारे मुल्क पे आए या हम बाहर के ममालिक में हमारे रहने वाले पाकिस्तानियों में आए तो हम एक दूसरे से इकट्ठे हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं उस बंदे को जानती हूँ तो मैं उसकी हेल्प करूँ। हम लोग एक कॉमन, एक हमारी एक कल्चर है, एक एथनिक है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच्ड होते हैं। The term nation state has been used by social scientists to denote the gradual fusion of cultural and political boundaries after a long control of political authority by a central government. अच्छा, इन सोशल साइंटिस्ट ने आपको इसका एक कॉन्सेप्ट दिया था और बेसिकली ये फ्यूजन है कल्चरल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज को। पाल्मर, मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था, राइटर है, उनके मुताबिक द नेशन स्टेट सिस्टम इज़ द पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल लाइफ इन विच पीपल आर सेपरेटली ऑर्गेनाइज्ड इनटू सॉवरेन स्टेट दैट इंटरेक्ट विद वन अनदर इन वेरिंग डिग्रीज एंड वेरिंग वेज। नेशन स्टेट सिस्टम में कह रहे हैं पैटर्न है पॉलिटिकल लाइफ का, इसमें जिसमें मुख्तलिफ लोग अपनी खुद मुख्तार स्टेट के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट तरीक़ों से और डिफरेंट डिग्रीज पर। अच्छा, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, पूरा ये नेशन स्टेट सिस्टम आया क्या था। द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया इन 1648 क्रिएटेड द मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम। अच्छा, ये वेस्टफालिया की जो ट्रीटी हुई थी 1648 में, ये तकरीबन अक्टूबर और मई के दरमियान, ये मई और अक्टूबर के दरमियान हुई थी। ये था क्या, और इसने ही बेसिकली आपकी नेशन स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट। पहले क्या था कि आपका जितना ईसाई थे, क्रिश्चियनिटी थी, वो एक चर्च के अंदर होता था, चर्च का एक पॉप होता था और चर्च के पास ही सारी अथॉरिटी होती थी। अच्छा, अथॉरिटी का मतलब ये होता है एक किताब जो उनकी बाइबल है, बाइबल की जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो भी आपकी चर्च वाले ही करते थे। यानी एक लफ्ज़ की अगर इंटरप्रिटेशन या जो लॉ बना रहे हैं और जो उसके अगेंस्ट जाते थे उनको सजाएं दी जाती थी। अगर मुख्तलिफ जगह हैं, मुख्तलिफ जगहों में राज्य रह रहे हैं, ये उनका, और वो सब अंडर द कंट्रोल ऑफ चर्च थे। चर्च उनको हुक्म देता था और उसी को वो जवाब देते थे। अगर कहीं पर कोई इस मजहबी तौर पर कोई नाफरमानी होती तो सजाएं भी आपको चर्च ही देते थे। ये 1648 से पहले की बात कर रही हूँ। फिर वहाँ पे आपके पास ये कॉन्सेप्ट आया कि दो जोन से हैं। सबसे पहले कैथोलिक थे क्रिश्चियनिटी के अंदर, ठीक है, फिर एक और ग्रुप बन गया प्रोटेस्टेंट का। कैथोलिक जोन से वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। प्रोटेस्टेंट ये कहते थे कि हम क्यों चर्च पॉप की ही बात माने,
यानी जो हमें चर्च के कि यही इसकी इंटरप्रिटेशन है, हम वही क्यों माने। तो इनके दरमियान बड़ी जंगें में डिकेड्स तक चली। एक 30 ईयर वॉर थी, एक 8 ईयर वॉर थी। इस वॉर को ख़त्म करने के लिए ये वेस्टफीलिया, अब आपका जो जर्मनी है उसके अंदर एक इलाका है, अभी मौजूदा जर्मनी के अंदर ही एक इलाका आता है, उसके 2 शहरों के अंदर ये मेरे हाल से एक मोस्टर था, उसके अंदर ये ट्रीटी साइन की गई 1648 के अंदर, और स्टेट का कॉन्सेप्ट आया और फैसला ये हुआ कि हर स्टेट का जो रूलर होगा, जो भी उसका रूलर होगा, जो प्रिंस, जो भी वो डिसाइड करेंगे, वो रूलर ये डिसाइड करेगा कि आपकी इस स्टेट का मज़हब क्या होगा, यानी वो कैथोलिक होंगे, प्रोटेस्टेंट होंगे, जो भी होंगे, यानी आप चर्च के अंडर आपकी सारी नहीं होगी। तो ये इस वॉर को जो बड़ी बड़ी लंबी चली, एक 30 ईयर वॉर थी, एक 8 ईयर वॉर थी, उसको ख़त्म करने के लिए आपका मौजूदा जर्मनी का एक इलाका था वेस्टफीलिया, उसके अंदर ये ट्रीटी साइन हुई। तो आपका बेसिक स्टेट का कॉन्सेप्ट वहाँ से आया। यूरोप, क्योंकि यूरोप की ये सारी जंग थी, यूरोप के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स थी, यूरोपियन स्टेट डिफरेंट कल्चर लैंग्वेजेस स्टार्टेड फ्यूजन। फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड हाफ जर्मन में था, हाफ फ्रेंच में था, लेकिन उनकी आइडेंटिटी क्या बन गई, स्विस बन गई। क्योंकि आपका जो उस वक्त पहले स्विट्ज़रलैंड था वो आधा जर्मनी में आ रहा था, आधा फ्रेंच में आ रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी क्या बनाई, एक अलग स्टेट बनी स्विट्ज़रलैंड। तो आई थिंक सो आपको वेस्टफीलिया वाली की समझ आई। पहले सब एक चर्च के अंडर थे, रोमन एम्पायर भी चलता आ रहा है, चर्च का पॉप होता था, सारे राज्य उसको जवाबदेह होते थे, और वही डिसाइड भी चर्च ही ये डिसाइड करता होता था कि बाइबल को पढ़ना कैसे और हर लफ्ज़ की इंटरप्रिटेशन क्या है। 2 ग्रुप्स बन गए थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इनकी जंगें चली 30-30 साल, 8 साल। इन जंगों को ख़त्म करने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई जिसके अंदर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया और स्टेट का एक रूलर होगा, और साथ ये भी कहा गया कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स इक्वल है, यानी कोई किसी से बरतर नहीं है। इसके अलावा एक और बहुत इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो आप सबको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी एग्जाम्पल, ये हमारी बरसगीर वाली, ये सब पहले पार्टीशन से पहले वो आपका बरसगीर कहलाता था। इंडिया और पाकिस्तान वगैरह नहीं थे, लेकिन जब पार्टीशन हो गई तो 2 डिफरेंट स्टेट बन गई। पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान बन गया और बाकी इंडिया बन गया। पहले हिंदुस्तान भी कहा जाता था, इसको बरसगीर भी कहा जाता था। याद रखिएगा, हिंदुस्तान बाउंड्री से इसका वर्ड आया हुआ, मज़हब से नहीं आया हुआ, ठीक है। तो आपका एक इट हैज़ टू ऑर्गेनाइज अ डिफरेंट नेशनल आइडेंटिटीज़ इनटू वन, मैनी ग्रीवियंस विद स्टेट एट टाइम, बहुत सी शिकायत थी, मिनॉरिटी इश्यूज थे जब ये पार्टीशन, ठीक है। द ट्रीटी एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल सॉवरेनिटी, preeminence of rulers from other claimants to power. State needs to have one rule only and it's supreme, and external sovereignty independent from outside the power. Different treaties with the passage of times जो सी है वो साइन होती है। इंटरनल सॉवरेनिटी जो सी है आपकी प्रीमिनेंस, अजमत ऑफ रूलर्स फ्रॉम अदर क्लेमेंट्स टू पावर। आपकी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को भी देखा जाएगा और आपकी इंटरनल सॉवरेनिटी का भी ख्याल रखा जाएगा। इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस obtained इंडिपेंडेंस फ्रॉम डोमिनेंस बाय द होली रोमन एम्पायर। मैंने आपको कहा जैसा रोमन एम्पायर के अंडर थे, तो ये इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस जो से इंडिपेंडेंट हो गए अपनी इस एम्पायर से। अच्छा, मैकलिफ एक स्कॉलर है, वो कहता है कि जी स्कॉलर्स लाइक मैकलिफ burden and duties defending the authority of the state and provided justification for the secular state independent from the authority of the pope। ये आपको एक पूरी जस्टिफिकेशन देते हैं कि क्यों सारी स्टेट जो है वो सेकुलर हुई, इंडिपेंडेंट हुई और अथॉरिटी ऑफ पॉप से बाहर निकल गई। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास अप्रोचेज होती हैं, अप्रोचेज टू इंटरनेशनल रिलेशन स्पेसिफाइंग द नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट।
نیشن اسٹیٹ کے کانسیپٹ کرنے کو 3 اپروچز یوز ہوتی ہیں. There are 3 approaches to studying the socio-cultural, political and economic forces at work with different nation states. سب سے پہلی جو اپروچ ہے اس کو آبجیکٹو بولتے ہیں. ایٹریبیوٹ اپروچ، آپ کی جو پہچان ہوتی ہے. Identifies nationalism and the national state in terms of observable and quantifiable attributes, including آپ کی کیا ہے linguistic، آپ کی ریشل اینڈ ریلیجیس فیکٹر، یعنی آپ کی زبان کیا ہے، آپ کی نسل کہاں سے چل رہی ہے، اور آپ کے ریلیجیس فیکٹرز کیا ہیں. جس طرح سے ریلیجیس فیکٹر سے مراد یہ ہے کچھ ملکوں کی آئیڈینٹی ہے کہ یہ مسلم کنٹریز ہے، جس میں پاکستان ہے، سعودیہ ہے، انڈونیشیا ہے، یعنی کہ ترکی ہے. یہ ہماری ایک ایٹریبیوٹ ہے ڈائریکٹ کہ ہم لوگ ایک اسلامک کنٹری سے بلانگ کر رہے ہیں. یہ آپ کی ایک اپروچ ہوتی ہے. یہ آپ کے جو آپ کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے یہ اس کی گواہی ہوتا ہے. ہمارا گرین پاسپورٹ، ہم پاکستانی ہیں، ہماری زبان یہ ہے، ہم ایک مسلمان ہیں، تو ہماری آئیڈینٹی بنے گی. یہ آبجیکٹیو اپروچ یہ ہے جس طرح میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں پیدا ہوئی، میری ساری نسل اسی علاقے سے ہے، میرے فور فادر یہیں سے ہے، ہم یہ زبانیں بولتے ہیں، ہم لوگ مائیگریٹ کر کے کہیں سے نہیں آئے، تو ہم شروع سے ہی پاکستانی ہیں. مطلب یہ کہ ہم ترکی سے آ کے ادھر آباد نہیں ہوئے. تو یہ ایک آبجیکٹیو اپروچ ہے آپ کی نیشن اسٹیٹ کو بتانے کے لیے. سبجیکٹیو ہے ایموشنل. ایموشنل کا مطلب یہ ہے views nationalism and the nation state as a set of emotion, ideological and patriotic feelings binding people regardless of their ethnic backgrounds. US Afro-America through have serious problems. Afro-Americas تھے. مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے آپ کے جو فور فادر ہیں، آپ کی جو نسلی بیک گراؤنڈ ہے وہ اس علاقے کا نہ ہو. جس طرح سے یہ جو ریڈ انڈینز تھے جن کو ہم کالے بھی کہتے ہیں، افرو امریکاز، یہ بڑے عرصے پہلے آ کے امریکہ میں آباد ہو گئے. یہ اپنے آپ کو اب امریکن سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے کہ ہم اتنے عرصے پہلے وہ پیٹریوٹک ہیں اپنی لفظ. بڑے عرصے تک آپ کو پتہ ہے کہ امریکن ان کو امریکن نہیں مانتے تھے. بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں ان کے ساتھ، ریشنزم کیا جاتا تھا. اب تو وہاں پہ یہ پورا لا بن گیا، بھائی یہ بین ہے، اس کے اوپر آپ کو سزا ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کالا کہا. تو یہ ایک سبجیکٹیو اپروچ ہے جس میں مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایتھنک بیک گراؤنڈ وہاں سے نہیں ہے لیکن آپ بڑی عرصے سے وہاں پہ آباد ہیں، آپ ایموشنلی اٹیچ ہیں، تو آپ اسی علاقے کے ہوں گے. تھرڈ اپروچ ہے جی آپ کی ایکلیکٹک سنتھیٹک اپروچ، مور سبجیکٹیو دین آبجیکٹیو اپروچ. Seeking to supplement nations of nationalism and patriotism with their ethnic interaction, education processes to explain creation of a common identity. یہ وہ ہیں جس طرح سے ہمیں اکثر ہم باہر کے ملکوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا ویزا لگتا ہے، ہم اسٹڈی ویزے پہ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر ہمیں وہیں پہ نوکری مل جاتی ہے. ہمیں ہر ملک اپنی ایک میڈیا کے تھرو اپنی ایجوکیشن کی پروموشن کرتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی وہاں پہ تو پڑھائی بہت اچھی ہے، میں وہاں جا کے پڑھنا چاہتا ہوں، میرا ویزا لگ گیا، میں وہاں جا کے پڑھنا شروع کر دیا، نوکری لگی. پھر ہم اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم وہاں کے ریزیڈنٹ ہو جائیں، یعنی ہمیں وہاں پہ رہائش مل جائے، ہمیں وہاں کی آئیڈینٹی مل جائے. تو جو اس پورے پروسیس کو جو امیگریشن کچھ لوگ اپلائی کرتے ہیں یا وہاں جا کے گرین کارڈ کے لیے یا اپنی وہاں پہ لینے کے لیے آئیڈینٹی لینے کے لیے جو پورا پروسیس ہوتا ہے، یہ بھی کلیکٹیو اپروچ آپ کی کہلاتی ہے، جو ہم لوگ ان کی یا تو ان کے وہاں پہ رہن سہن کی وجہ سے یا ان کی ایجوکیشن کے پروسیس کی وجہ سے، اپنے بیٹر فیوچر کی وجہ سے کہیں جا کے رہتے ہیں اور ان کے پورا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس پورے پروسیس سے گزرتے ہیں، تو وہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی دے دیتے ہیں.
आपके आपकी जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी उसके मुताबिक आप पाकिस्तानी हैं, और कलेक्टिव अप्रोच के मुताबिक आपके पास एक और पासपोर्ट, एक और आइडेंटिटी आ गई है। तो ये इसकी 3 अप्रोचेज हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इलेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपकी नस्ल शुरू से जहाँ से चल रही, सब्जेक्टिव बहुत अर्सा पहले फोर फादर आके आबाद हो गए, आप इमोशनली अटैच्ड हो, और कलेक्टिव जब आप किसी भी प्रोसेस के लिए कहीं जाके रहते हो उस पूरे प्रोसेस को पूरा करते हो। अच्छा जी, कुछ और एवेल्युएशन थी नेशन स्टेट सिस्टम की। स्टेट सिस्टम अंडरवेंट फर्दर एवोल्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, the industrial revolution, the popular exploration, independence of developing countries, economic growth and growth of multi-layer organization। आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेट सिस्टम आपका जो सा है इस तरह से ग्रो करता रहा है, जो पहले गुजर गया। फर्दर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो ये सारा आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर एवोल्यूशन होती है। अच्छा, किसी भी नेशन स्टेट सिस्टम का बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी खुद मुख्तारी तो हम कह देते हैं ना, तो बेसिकली आपके नेशन स्टेट के फीचर्स क्या क्या हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, आपकी खुद मुख्तारी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी इज परमानेंटली एसोसिएटेड विद आवर नेशन स्टेट। ये सारी बातें आपकी खुद मुख्तारी, आपकी कौमी खुद मुख्तारी, इलाकाई खुद मुख्तारी, तो ये सब चीज़ें खुद मुख्तारी में आती हैं। इट इवॉल्व्ड इन द 16th century in France during the conflict between the state and the church। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है 1648 में जो ट्रीटी साइन हुई थी, उससे पहले जो उनसे ये एक कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, डिफरेंट प्रिंस थे, वो चर्च के अंडर थे, चर्च उनके ऊपर रूल करता था। तो तब ये बड़ा कॉन्सेप्ट आया कि चर्च को क्यों सबसे जवाब दें, वो स्टेट अपने रूलर को जवाब दे, वो स्टेट डिसाइड करे कि उसने कौन सा मज़हब रखना है। जिस तरह से बड़े सगीर में भी आप देखें तो मुसलमान थे, तो अपने राइट्स उनके पास नहीं थे, वो अपनी मजहबी इक़्तिदार को नहीं कर सकते, वो नमाज खुल के नहीं पढ़ सकते थे, अपनी ईद सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। हमने एक यही पॉइंट ऑफ मेन चीज़ बनाया था कि उनकी मुसलमानों के पास मजहबी आज़ादी नहीं है, उनकी खुद मुख्तारी नहीं है। तो स्टेट हम अलग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग आज़ादी से अपने मज़हब, अपनी खुद मुख्तारी को देख सकें। तो ये आपकी एक बेसिक फीचर है आपकी नेशन स्टेट सिस्टम का, सोवरेनिटी, खुद मुख्तारी। मैनी theorists have defined sovereignty. Hobbies focus on its absolute aspect, while Austin focus on legalistic or justic nation of sovereignty। वो तो उसकी एब्सोल्यूट एस्पेक्ट की बात कर रहे हो। हॉबीज़ के सोवरेनिटी का मतलब होता है आपकी खुद मुख्तारी, आपकी मजहबी खुद मुख्तारी, आपकी डिसीजन, सारा कुछ। ऑस्टिन कहता है कि ये जस्टिस और लीगल नेशन की, यानी आपकी एक लॉ बनाने की, आपकी लीगली एक स्टेट के अंदर, देखिए हर स्टेट का अपना एक लॉ होता है, हर मुल्क का अपना एक लॉ होता है। हमारी जो सज़ाएँ होती हैं वो उसी लीगल के मुताबिक होती हैं। हम अपने मुल्क में अमेरिका के कानून के मुताबिक सज़ा नहीं देते। अगर आपको पता है कोई पाकिस्तानी अमेरिका में पकड़ा जाता है, तो हम अक्सर अपनी कैदी की डिमांड करते हैं कि उसे हमारे मुल्क में भेजा जाए, हम अपने कानून के मुताबिक उसका हक जस्टिस करें। तो ये ऑस्टिन कहता है कि सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप लीगल और जस्टिस में हो। The modern doctrine of popular sovereignty has transferred the source and absolute power from the monarch to the people। यानी आपकी अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, पहले आपके बादशाह होते थे, अब आपकी कॉन्सेप्ट ही लोगों के पास आ गई। पहले तो सारा आपकी अथॉरिटी बादशाह को होती थी, बादशाह ही सारी चीज़ें डिसाइड करता था। अब आप देखते हो डेमोक्रेसी आ गई है, लोग अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं और वो जाके पॉलिसीज़ बनाते हैं, और पॉलिसीज़ भी उसी तरह की होती हैं जो लोग सजेस्ट करते हैं। The notation of sovereignty is important, but it became rigid unless applied to the evolving pattern of interstate relationship। इंटरस्टेट रिलेशनशिप के अंदर भी इस पैटर्न को एवेल्युएट करना चाहिए।
सेकेंड है जी आपकी जो मेन फीचर्स हैं वो है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इम्प्लाइज एलिवेशन ऑफ नेशन अबव ऑल अदर वैल्यूज़। नेशनलिज्म, हम लोग कितने, हमारी एक कौम है, हमारी एक पहचान है, हमारे अंदर एक पाकिस्तान होने का जज्बा बढ़ा हुआ है। तो ये एक नेशनलिज्म आपकी नेशन स्टेट का एक मेन फीचर है। State usually control the mass media to propagate their foreign policies or objective and centralize their education system to popularize nationalistic values. कोई भी स्टेट जो कौम है कैसे अपने आप को, अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को एडवर्टाइज करती है, अपना ऑब्जेक्टिव बनाती है, वो बेसिकली आपके मीडिया कंट्रोल करता है। आपका मैस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका प्रिंट मीडिया। हमारे अखबारों में इश्तिहार आते हैं कि चाइना में सबसे अच्छी पढ़ाई, सबसे सस्ती पढ़ाई, ठीक है। तो ये हमें एक मीडिया जो है वो प्रोपोगेट कर रहा है अपनी पॉलिसीज़ के बारे में। हम वहाँ कभी गए तो नहीं, लेकिन जब वो हमें बार बार एक इश्तिहार आते हैं, मीडिया पे चीज़ें दिखाई जाती हैं, हमें पढ़ाई जाती हैं, तो वो बेसिकली हमें प्रमोट कर रहे होते हैं, अपनी नेशनलिस्टिक वैल्यूज़ हमें शो करा रहे होते हैं, उनको पॉपुलराइज कर रहे होते हैं। तो हम उन चीज़ों को देख के इम्प्रेस होकर उनके मुल्कों में जाते हैं। इस तरह कनाडा वाले बड़ी जल्दी आपको इमिग्रेशन देते हैं, क्योंकि कनाडा के बारे में कहा जाता है कि मुख्तलिफ लोगों का फ्यूजन है, बहुत से लोग आके यहाँ पे आबाद हुए हैं तो एक कैनेडियन स्टेट बन गए। तो ये लोग बड़ी प्रमोट करते हैं कि लोग यहाँ पे आए और हमसे अपनी आइडेंटिटी लें, हम इनको कैनेडियन नेशनल वो दें, आइडेंटिटी दें। मेरे जहन से वर्ड निकल गया, ठीक है। तो पावर इज गेज्ड बाय बोथ टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल एस्पेक्ट्स। जो पावर होती है आपकी, वो आपके टेंजिबल और नॉन टेंजिबल दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर कर रही होती है। तो इकोनॉमिक मैं आपको बताती हूँ टेंजिबल और नॉन टेंजिबल होते क्या। द इकोनॉमिक आउटपुट्स, साइज, पॉपुलेशन और मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट्स आर टेंजिबल एंड क्वान्टिफाइड एस्पेक्ट्स। आपकी यानी कि आपकी आर्मी कितनी है, आपकी इकोनॉमिक आउटपुट क्या है, आपकी पॉपुलेशन क्या है, ये आपकी एक क्वान्टिफाइबल चीज़ें हम इनको काउंट कर सकते हैं। ये आपके टेंजिबल एस्पेक्ट्स हैं। पावर्स आल्सो रेस्ट ऑन इनटेंजिबल फैक्टर्स लाइक क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, आइडियोलॉजी, मोरल एंड मैनिपुलेटिव और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। आपकी ऐसे फैक्टर्स, आपका लीडर कैसा है, आपका मोरल लोगों का कैसा है, मैनिपुलेटिव लोग कहते हैं, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ क्या है, ये चीज़ें काउंट नहीं की जा सकती, ये आपके इनटेंजिबल फैक्टर्स में होते हैं। तो पावर जो है वो आपकी दो चीज़ों से मिलकर बनती है, टेंजिबल एस्पेक्ट्स और नॉन टेंजिबल एस्पेक्ट्स। पावर परसुएस सिक्योरिटी एंड इनेबल सर्वाइवल ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट के सर्वाइवल के लिए पावर जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये आपकी सिक्योरिटी परचेज कर रही है, आपकी स्टेट को इनेबल कर रही है कि वो सर्वाइव करे। दोनों फैक्टर्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों फैक्टर्स, ठीक है। Thus it is an end unto itself. This long-run objective to achieve power also requires exertion of power. It is also a means to an end. उसके बाद है जी इंग्रेडिएंट्स ऑफ नेशनल पावर। फोर्स द एक्सप्लिसिट थ्रेट्स और यूज ऑफ मिलिट्री, इकोनॉमिक, न्यूक्लियर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कोरिजन बाय वन स्टेट अगेंस्ट अनदर। वुडरो विल्सन टॉक सॉफ्टली बट कीरी आज डीप। फोर्स क्या है, बेसिकली आपके पास ऐसे थ्रेट्स होते हैं जिनके अगेंस्ट आप अपनी या तो मिलिट्री यूज़ करते हैं या अपनी इकोनॉमिक यूज़ करते हैं उन थ्रेट से निपटने के लिए। इन्फ्लुएंस यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ परस्यूशन बाय वन स्टेट टू आल्टर और मेंटेन द बिहेवियर ऑफ अनदर स्टेट। आप कायल करते हैं ऐसी चीज़ों से एक स्टेट को दूसरे अगेंस्ट के स्टेट के अगेंस्ट के अपने बिहेवियर्स के अंदर चेंजेस लाए जाए। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग यूज़ करने चाहिए।
Authority voluntarily complies with directives and order of a state by other state out of respect, solidarity or in recognition of expertise. उसके बाद है जी एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट, सोवेरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, आपकी जो टेरिटोरियल जो आपकी इलाकाई है, इंटेग्रिटी उसकी सलामती आप रखते हैं, आपकी सोवेरेनिटी और मुतारिया आ गया, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी उसकी सालमियत आ गई, लीगल इक्वालिटीज़ ऑफ द स्टेट, तमाम स्टेट को एक दायरा कार के अंदर लीगल होनी चाहिए, UN Charter in reality this principle has become affairs a state which had general interest and could protect those interests in all spheres was considered a great power. Just set back to nation state system. Nation state में क्या है? Growing interdependency of the state due to globalization, reconciliation of each other national interest, creation of regional blocks leading to dilution of nation-state concept, rise of nuclear weapons, blow to concept of equality of states, growing role of public opinion, growing dependence of developing nations, or role played by multinational corporations, MNC. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एक ऐसी कॉरपोरेशंस है इनके बारे में ऐसे पूरा इंशाल्लाह ताला कि हम लेक्चर में भी इसको करेंगे कि वो हैं जिनके हेड ऑफिस तो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ में होते हैं, पर जो वर्किंग यूनिट्स होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में होते हैं। आपकी ऐसी फ्रेंचाइज जो एक मुल्क में बनाई और बाद में उन्होंने बाकी सारे मुल्कों में जाके काम करना शुरू कर दिया, ये आपकी इंटरनेशनल रिलेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये आपके एक्टर्स होते हैं, स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला हमारा एक पूरा लेक्चर होगा। तो ये वो एक्टर्स हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो एक रोल प्ले कर रही होती हैं आपके दूसरों के साथ ताल्लुकात में भी और आपकी अपनी नेशन स्टेट के अंदर। इनका मैं एग्जांपल अगर एक छोटी सी दूँ, जिस तरह KFC ब्रांच है, तो KFC का हेड ऑफिस जो है वो किसी और मुल्क में है, उनके प्रोडक्शन यूनिट डिफरेंट कंट्रीज़ में, और वहाँ पे वो पैसा कमा रही है, वो पैसा हाफ पेमेंट जो सी उनकी हेड ऑफिस में जो भी इनका एक सैलरी होता है वो जा रही है। लेकिन ये हमारे दरमियान ताल्लुक़ पैदा करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़, आपकी NGOs, ये नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, लेकिन ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिसीज़ बनाने में बड़ा, क्योंकि यही आपको बताएंगे कि इस मुल्क में बिज़नेस करना आसान है, इस मुल्क में बिज़नेस करें, यहाँ पे ज़्यादा ग्रो करता है, या आपको ज़्यादा प्रॉफिट देता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा नेशन स्टेट सिस्टम है क्या, आपकी कौमियत है क्या चीज़, और इसकी हमने हिस्ट्री पढ़ी, हमने नेशन को देखा, हमने स्टेट को देखा, हमने उसकी 3 अप्रोचेस देखी, हमने उसकी मेन फीचर्स देखे, सोवेरेनिटी, नेशनलिज्म, और फिर हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।